बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर कैसे हमला किया, अमेरिका ने इसके लिए कैसे डबल मोर्चा खोला है और हवाई हमला और मिसाइल अटैक कहां कहां पर किए गए हैं। दरअसल हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखिए, आप देखिए, हवाई हमले के लिए 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें करीबन 12 JBU-57 ईरान के ऊपर बरसाए गए। ये बम बरसाए गए और फूडो मिसाइल साइट पर भी इनसे अटैक किया गया। ये बॉम्बर्स जमीन के नीचे लगातार पेनिट्रेट करते हैं और बंकर को तबाह कर देते हैं, शस्त कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। और शुक्रवार की रात को आप कह सकते हैं कि मिसौरी में आप कह सकते हैं कि व्हाइट मैन एयरबेस से B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी और पश्चिम की ओर उड़ान भरने के बाद ये विमान प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए देखे गए थे। फिर गुआम के आप कह सकते हैं कि बेसिस के ऊपर इनको देखा गया, इंटरसेप्ट किया गया। और ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय जब ये बातें हो रही हैं कि अमेरिका ने किस तरीके से अटैक को अंजाम दिया, कौन से बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया और गुआम से ही इस बेस का इस्तेमाल क्यों किया गया, जो करीबन 9300 किलोमीटर की दूरी पर है ईरान से, तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, इसके पीछे की क्या कहानियां हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा सरप्राइज था, ना सिर्फ ईरान के लिए, दुनिया के बाकी देशों के लिए। और इसके अलावा जो दूसरे 2 बेस थे उन पर भी 30 टॉम हॉक जो मिसाइलें हैं उनसे अटैक किया गया था, जिनकी रेंज करीबन 2500 किलोमीटर की बताई जाती है। हमारे साथ पढ़े जुड़े हुए हैं। पढ़े, हम जब रात को कल बात कर रहे थे, लगातार इन सभी खबरों को बारे में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका पोस्टरिंग कर रहा है, अमेरिका डराने की कोशिश कर रहा है ईरान को, लेकिन कुछ ही घंटों में शायद वो डर, वो आशंका सच्चाई में तब्दील हो गई। बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने। ये जो तमाम इंडिकेशंस थे, देखिए इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर एक चीज नजर आती है कि किस तरीके से अमेरिका ने कहा, जिसे कहा जाता है कि हमने कह के वार किया है, सब कुछ बताया गया पहले से। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान खुद दिया था उसमें क्या उन्होंने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर फैसला कर लूंगा और हो सकता है कि 1 हफ्ते से भी कम का वक्त लगे। लगभग वही चीज सामने आई जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया जिसमें कोट किया गया उन्हें कि 2 हफ्ते का वक्त उन्होंने वो लेंगे। वो 2 हफ्ता एक फसाड था, लेकिन वाकई में जो कार्रवाई थी वो पहले से शुरू हो चुकी थी और ये जो सारे इंडिकेशंस हैं वो वही तरफ इशारा कर रहे थे। और अब बड़ा सवाल इस चीज को लेकर खड़ा होता है कि क्या औपचारिक तौर पर अमेरिका इस जंग में कूद पड़ा है, क्या आने वाले समय में भी हमें कुछ और अमेरिकन स्ट्राइक्स यहां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये क्या वन ऑफ स्ट्राइक थी या अब ये कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्राइक हमें देखने को मिलेगी। क्या ईरान के और जो ठिकाने हैं वहां पर भी अब अमेरिकी बम वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। ये बड़े सवाल हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं है, अमेरिका की तरफ से कम इस बारे में नहीं कहा गया है सुमित। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी पूरी तरह से ईरान डीन्यूक्लियराइज नहीं हुआ है। बिल्कुल, और यही बात है कि क्या सिर्फ थोड़ी देर की शांति या थोड़ी देर के लिए हॉल्ट जरूर कर पाया है अमेरिका और इजराइल, लेकिन ये प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ और ईरान फिर कोशिश करेगा इसको रिवाइव करने की। इस बीच हम अपने दर्शकों को स्क्रीन पे जो आप मैप दिखा रहे हैं उसमें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय कौन कौन से पॉसिबल अटैक हो सकते हैं ईरान की तरफ से, जब उसे अमेरिका से बदला लेना हो, अमेरिका पर रिटालिएशन करना, उसको जवाबी कार्रवाई करनी हो। अगर आप देखिए ये सारे बेसिस वही हैं, चाहे वो आप बात कर लीजिए मिडिल ईस्ट के बेसिस हैं, उन पर कितनी संख्या है, यूएई की है, बहरीन है, सऊदी है, आप कह सकते हैं कि इराक के अंदर भी मौजूदगी है, कुवैत है, ये सारे बेसिस वो हैं। मिडिल ईस्ट में करीबन पुराने कहा जाता है कि करीबन 9 के करीब परमानेंट बेसिस है अमेरिका के मिडिल ईस्ट में और 19 टोटल ऐसे बेसिस हैं जो अमेरिका ऑपरेट करता है मिडिल ईस्ट के अंदर। इराक भी एक पॉसिबल। बिल्कुल सुमित, और अभी तो कुछ बेसिस के ऊपर तो खुद डोनाल्ड ट्रंप गए थे। आपको याद होगा कि मिडिल ईस्ट के दौरे पर जब वो गए थे तो कतर के अंदर वो खुद अमेरिकी सैनिकों को वहां संबोधित करके आए थे। तो अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस पूरी स्ट्रेटेजी को देखें सुमित तो ये नजर आता है कि इस पूरे इलाके के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है अमेरिका, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, ये पश्चिम एशिया के देश हम जिन्हें कहते हैं, पश्चिम एशिया के खाड़ी के देशों के अंदर अमेरिकी बेस वहां पर क्या करते हैं। अमेरिकी बेस बेसिकली सऊदी अरब हो, कतर हो, बहरीन हो, यूएई हो, कुवैत हो, इन तमाम देशों को एक सिक्योरिटी जो है वहां की जो सुरक्षा है वो अमेरिका सुनिश्चित करता है। यानी इजराइल और ईरान के इन तनाव के बीच में भी ये जो बीच में देश हैं वो उनकी सुरक्षा का गारंटर अमेरिका है वहां पर। बिल्कुल, अमेरिका सुरक्षा का गारंटर है और अमेरिका को सबसे बड़ा चैलेंज ही ईरान की तरफ से था। ईरान लगातार चैलेंज कर रहा था कई दशकों से, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल, दोनों के लिए ईरान एक बहुत बड़ा सरदर्द है। अशरफ वानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, जो अटैक किए गए, जो काबिलियत ईरान ने पिछले कई सालों में, कई दशकों में हासिल की थी, अब उस काबिलियत पर आप माने या ना माने कमी जरूर कर दी गई है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको कॉर्डन कर दिया गया है, लेकिन क्या ईरान अब उस कॉर्डन को तोड़कर आगे निकलना चाहेगा या फिर समय रहते हुए अभी इंतजार करेगा कि दोबारा से परिस्थितियां ठीक हो और उसके बाद जवाब दिया जा सके?
नहीं, अगर हम ईरान के इतिहास को देखेंगे तो वो जब से ये युद्ध शुरू हुआ था तो ज़ाहिर है कि टिट फॉर टैट वाला मामला तो बैठने वाला नहीं है। टिट फॉर टैट में यही है कि आप उस पे हमला करोगे, क्योंकि एग्रेशन या जो इस युद्ध की शुरुआत की है वो इज़राइल ने की है, और सबको पता है दुनिया में भी और खाड़ी के देशों में भी कि इज़राइल की जो ये लड़ाई है ये पूरी तरह से अमेरिका की समर्थन से चल रही है और अमेरिका के हथियारों से ही चल रही है। अब अमेरिका ने सिंबॉलिक तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को खुश करने के लिए और इस्राएली जनता को खुश करने के लिए जो ये आज 3 स्ट्राइक्स की हैं 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, इससे कहीं ना कहीं जो है एक तरफ जहां ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वहीं पर उसके देश में भी जो है बहुत बड़ा विरोध इस फैसले को लेकर चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिन्होंने लोगों को जब अमेरिका के राष्ट्रपति वो बने थे ये आश्वासन दिया था कि वो विश्व में सभी युद्धों में अमेरिका को नहीं धकेलेंगे बल्कि सब युद्ध समाप्त करवाएंगे। वो कोई युद्ध अभी तक समाप्त नहीं कर पाए, ना ही यूक्रेन और रूस का युद्ध समाप्त कर पाए, ना ही गाजा का युद्ध समाप्त कर पाए, और उस बीच जो है ये अब उनकी तरफ से कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को खुश करने की बात थी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को लग रहा था लेकिन इस बीच ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को पहले वो बता दे, माफ कीजिएगा अशरफ आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के राष्ट्रपति का भी एक बयान, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरानी राष्ट्रपति पेशेश्कियान का एक बड़ा बयान, इस पर स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम निर्णायक रूप से एक बड़ा हमला, एक बड़ा जवाब देंगे अमेरिका को, और हम निर्णायक तरीके से अब जवाब देंगे। और ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम इस पर आपको हर अपडेट आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय कैसे परिस्थितियां बदल रही है।